हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन का लेक्चर नंबर 3। जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में पढ़ा था कि ये गोलीय लेंस के भाग होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो लेंस के कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, जैसे उत्तल लेंस के बारे में हमने जाना था कि ये ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। एक ये गोले का भाग होता है, ये इस गोले का भाग होता है। तो इस गोले में एक केंद्र होगा और इस गोले में एक केंद्र होगा, जिसको हम C1 और C2 हमने नाम दिया था। और यहाँ पर एक फोकस इस ओर बनता है, एक फोकस इस ओर बनता है। उसी प्रकार हमने अवतल लेंस में भी देखा था कि ये गोलीय लेंस का भाग है, जो एक केंद्र इस ओर है और एक केंद्र इस ओर बनता है। इसके मुख्य फोकस जो होते हैं, मुख्य फोकस इसके दाहिने ओर बनते हैं, इसके बाईं साइड ओर बनते हैं। हमने ये भी देखा था कि प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि दोनों वृत्त के जो केंद्र हैं, केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा पास करती है, उसी को हम मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। तो हमने ये सारे के सारे डिस्कस कर लिया है। जिस भी दोस्त को इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है, पहले उस वीडियो को देखें, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखें। आइए हम आज पढ़ते हैं कि उत्तल लेंस का उपयोग, यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो उत्तल लेंस का उपयोग आँख में दूरदृष्टि निवारण के लिए किया जाता है। यानी कि दूरदृष्टि में दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। जैसे आँख में जो लेंस लगा होता है, ये उत्तल लेंस ही होता है। यानी निकट दृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष में हम देखें तो दूरदृष्टि दोष में दूर की चीज़ें साफ साफ दिखती है, नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती। यानी कि इसमें होता है कि दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखती हैं, साफ साफ दिखाई देती है, जबकि नज़दीक की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती। तो जब इसका फोकस यानी कि जो हमारा आँख है, तो इसका जो फोकस है रेटिना पर ही बनता है। यानी कि जो भी प्रतिबिंब बनेंगे हमारे आँख के रेटिना पर बनते हैं। तो रेटिना पर जो प्रकाश की किरणें जब जाती हैं, तो ये रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनने लगती हैं। सॉरी रेटिना के बाद बनने लगती हैं। यानी कि दूरदृष्टि आपका सही होता है, निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं। तो इस बिंदु को यहाँ इस रेटिना पर बनने के लिए एक और उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। जैसे ये प्रकाश को पहले ही कन्वर्ज करा दे, तो ये जाकर के यहाँ रेटिना पर जाकर के मिल जाते हैं। ये जाकर के रेटिना पर आकर के मिल जाएंगे और हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगता है, जिससे हमें दिखाई अच्छी तरह से देने लगता है। दूरबीन के भी निर्माण में दूर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है कि दूर की वस्तु को देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। घड़ीसाज द्वारा जो महीन चीज़ें होती हैं, उसको देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी के निर्माण में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि अवतल लेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो निकट दृष्टि दोष में, जैसे हमने पहले यहाँ पर डिस्कस किया कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। जैसे फोकस पहले ही बनने लगता है कि हमारे नेत्र में रेटिना पर न बनकर हमारे नेत्र में
रेटिना पर न बनकर ये रेटिना से पहले ही बनने लगता है, रेटिना से पर पहले ही बनने लगता है। तो इसको दूर करने के लिए, इस फोकस को दूर करने के लिए एक हम जानते हैं कि अवतल लेंस प्रकाश को क्या कर देता है, डाइवर्ट कर देता है, प्रकाश को अपसारित कर देता है। ये प्रकाश को फैला देता है जिससे हमारा प्रतिबिंब जो है ये आकर के रेटिना पर बनने लगता है। तो आशा करते हैं इतना समझ में आया होगा कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसको याद करने के लिए हम देख सकते हैं कि निकट में 3 अक्षर है और दूर में 2 अक्षर है। तो उत्तल में 3 अक्षर है और निकट और अवतल में 4 अक्षर है। तो 3 से 4, 2 से 3, यानी कि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। गाड़ियों के हेडलाइट में भी अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है और सड़क किनारे जो स्ट्रीट लाइट लगे रहते हैं उसमें भी, यानी प्रकाश को ज़्यादा दूर तक फैला सके इस स्ट्रीट लाइट में भी अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। आइए समझते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब जैसे कि हमने पहले भी देख चुका है कि प्रतिबिंब जो होते हैं वो हमने बात करें तो दर्पण जब हम पढ़ रहे थे तो उस समय भी हम देख चुके हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और प्रतिबिंब का डिफिनीशन हमने उस समय भी देखा था। यानी इस बार भी हम डिस्कस करें तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि उत्तल लेंस में होता है कि अगर ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है तो जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, अवतल लेंस में होता है कि जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि ये आकर के पीछे से ये मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये पीछे से फोकस, ये कोई किरण प्रकाश को फैला रही है। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। अब ये प्रतिबिंब जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो सेम डिफिनीशन है कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, यानी कि जिस बिंदु पर ये इस उत्तल लेंस में जिस बिंदु पर आकर के मिलती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और ये हमने दर्पण में भी देखा था कि दर्पण में जो है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनते हैं। वास्तविक जो होते हैं हमेशा उल्टे बनते हैं और काल्पनिक जो होते हैं ये कैसा प्रतिबिंब बनाते हैं, तो सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो काल्पनिक सीधा और वास्तविक उल्टा हमेशा याद रखिएगा। ये दर्पण में भी चीज़ें हमने देखा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। यानी कि बोले तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं ये हमेशा सीधे होते हैं और वास्तविक जो होते हैं हमेशा उल्टा होते हैं। तो गोलीय लेंस में प्रतिबिंब का जो बनना होता है इसके लिए हमें कम से कम 2 किरण आरेख हमें आनी चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि 2 किरण आरेख कहाँ से गुजारे और कहाँ से कहाँ पर कटान बिंदु हो, जहाँ पर कटान बिंदु होगा वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो आइए उसके बारे में देखते हैं कि गोलीय लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, गोलीय लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हेडिंग देंगे गोलीय लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। गोलीय लेंस द्वारा
प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। तो पहला है कि जब कभी भी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आती हैं तो जिस बिंदु पर ये आकर मिलती हैं, यानी कि मुख्य अक्ष के समानांतर, हम यहाँ पर लिख दें कि मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर बनता है, यानी कि मुख्य फोकस जो होता है मुख्य फोकस से होकर के गुजरती हैं। यानी कि अगर कोई वस्तु यहाँ पर कहीं भी रखी हो, अनंत पर रखी हो या कहीं पर भी, तो बिंब के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर स्थित मुख्य फोकस से गुजरती हैं। यही चीज़ें देख लें अवतल लेंस में। तो अवतल लेंस में भी कि अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात, अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात लेंस के उसी ओर बनता है, मुख्य फोकस जो है इसी ओर बनता है। तो अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर वास्तव में मिलती हैं, यहाँ पर इसी फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है कि ये इसी फोकस से किरणें आ रही हैं, जबकि ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनमें अपवर्तन होता है कि अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर हटना और अभिलंब से अभिलंब की ओर मुड़ना, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा भी है कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि इनमें अपवर्तन होता है। अपवर्तन में जो किरणें हैं या तो अभिलंब से दूर हटेंगी या अभिलंब के। आइए सेकंड देखते हैं कि मुख्य फोकस से, पहले तो देखा कि इस मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरणें हैं फोकस से होकर गुजरती हैं अपवर्तन के पश्चात, और इसी का जस्ट अपोजिट है कि मुख्य, जब कोई किरण फोकस से होकर के जाती है, जब कोई किरण मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। उसी प्रकार अवतल लेंस में देखें तो ये मुख्य फोकस से जो ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य फोकस से जो किरणें हैं मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती किरणें ये पर अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती हैं। ये किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरणें जो है फोकस से होकर के आ रही हैं, ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यानी कि लेंस, अवतल लेंस में मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। और तीसरा केस बनता है कि लेंस के ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि प्रकाश केंद्र से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं ऑप्टिकल सेंटर से, यानी कि जो गुजरने वाली जो किरणें हैं ये बिना विचलित हुए उसी दिशा में वापस चली जाती हैं।
यानी कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाती हैं, निकल जाती हैं, उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी स्थिति देख ले, फिर उसके बाद किरण आरेख पर चलेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना। पहले लिखते हैं बिंब की स्थिति, यानी कि बिंब यानी वस्तु को कहाँ रखेंगे, बिंब की स्थिति। दूसरा देख लें तो दूसरा हम बोल सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति। और इसके बाद हम प्रतिबिंब की आकार को देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब का आकार। और चौथा देखने वाले हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी कि प्रतिबिंब मेरा बनने वाला कैसा है, कि वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति। सबसे पहले अगर उत्तल लेंस की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें 2 फोकस और 2 वक्रता केंद्र होंगे। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है F1, ये है आपका C1 लिखें, या जो केंद्र है इस गोले का जो भाग है केंद्र है, या इसको 2F1 लिखें। इस ओर भी फोकस होगा जो F2 होगा, और इस गोले का जो भाग है केंद्र होगा, इसको C2 लिखें। तो इसको F1, इसको C2, इसको हम 2F2 भी लिख सकते हैं। यानी कि जैसे ये F2 है तो यहाँ पर हमने लिखा था 2F1, तो ये हो जाएगा 2F2, क्योंकि ये फोकस जो होता है, ये सेंटर जो होता है फोकस का 2 गुना होता है। क्योंकि हमको पता है कि त्रिज्या जो होती है यहाँ से यहाँ तक की जो R, इसको R ही बोलेंगे, तो ये फोकस की 2 गुनी होती है। तो इसलिए F1 तो 2F1, यहाँ पर F2 है तो 2F2। तो सबसे पहले हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, यानी कि वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं। ये अनंत का साइन है, यानी कि वस्तु को सबसे पहले हम कहाँ रखें, अनंत पे। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है फोकस पर बनता है। 3 चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएगी। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। और प्रतिबिंब जो बनेगा ये बिंदु आकार का होगा, बहुत ही छोटा बिंदु आकार का, बहुत छोटा। प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी ये वास्तविक और उल्टा होगी, वास्तविक और उल्टा होगी। अब पहला इमेज हमने ये अनंत पे रखा, दूसरा इमेज हम 2F1 से परे रखें। 2F1 से परे, या इसको हम C1 से परे भी बोल सकते हैं। C1 से परे या 2F1 से परे, या इसको हम बोले कि अनंत और 2F1 के बीच, अनंत और 2F1 के बीच या C1 के बीच। तो जब हम यहाँ पर रखते हैं तो ये प्रतिबिंब बनने वाला है यहाँ पे।
यानी कि F2 और 2F2 के बीच में, F2 और 2F2 के बीच। अब इसका प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से छोटा होगा, जो प्रतिबिंब की आकार होगा वस्तु से छोटा होगा, और ये भी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब वस्तु को हम कहाँ रखें, ये C1 पर या 2F1 पर। तो जब वस्तु को हम 2F1 पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो होगा, ये प्रतिबिंब C2 या 2F2 पर बनेगा, तो ये वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। और ये भी वास्तविक और उल्टा बनेगा। फिर इसके बाद हम वस्तु को कहाँ रख सकते हैं, तो C1 और F1 के बीच। C1 यानी कि इसको बोले कि 2F1 और F1 के बीच। जब वस्तु को हम 2F1 और F1 के बीच रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनने वाला है, इसका जो प्रतिबिंब बनने वाला है 2F2 और अनंत के बीच, अनंत के बीच, ये वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से प्रतिबिंब जो होगा बड़ा होगा और वास्तविक और उल्टा होगा। एक हम रख सकते हैं F1 पर। तो जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब जो होगा ये बनेगा अनंत पर, अनंत पर बनेगा, और ये वस्तु से बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। ये भी वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। एक स्पेशल केस जो पूछे जाते हैं कि वस्तु को जब हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र के बीच रखें, ओ के बीच रखें, प्रकाश केंद्र के बीच रखें, यानी कि यहाँ पर जब वस्तु को रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है ये लेंस के बाईं ओर बनता है, यानी कि जिस ओर वस्तु रखी होती है, जिस ओर वस्तु है लेंस के उसी ओर प्रतिबिंब बनता है, लेंस के उसी ओर प्रतिबिंब बनता है। ये होगा वस्तु से बड़ा। ये स्पेशल केस है जो उत्तल लेंस में एक ही ऐसा प्रतिबिंब है जो काल्पनिक और सीधा बनता है, बाकी सब वास्तविक और उल्टे बनते हैं। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि उत्तल लेंस में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तो वास्तविक और उल्टा भी बनता है, काल्पनिक और सीधा भी बनता है। एक स्पेशल केस है यही। तो 1 2 3 4 5 और 6, छठा नंबर केस आप याद रखिएगा। इसको याद करने का जो तरीका है, अनंत पर है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और जो C1 है तो इसका प्रतिबिंब C2 पर बनेगा। तो ये 3 केस जब याद हो जाएंगे तो इसके जस्ट अपोजिट है। तो जब वस्तु को C1 से परे रखते हैं तो F2 और 2F2 के बीच बनता है, और जब वस्तु को F1 और 2F1 के बीच रखते हैं तो अनंत और 2F2 के बीच बनता है। तो ये इसके जस्ट अपोजिट हैं। ये आपको याद रखना है कि जहाँ केंद्र है उसी केंद्र पर बनता है, अनंत वाले फोकस पर बनेगा और फोकस वाला प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अब इसमें याद रख सकते हैं कि जब जैसे जैसे हम लेंस की दूसरी ओर
बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब आगे की ओर खिसकता चला जाता है। तो जब हमने वस्तु को अनंत पे रखा तो प्रतिबिंब बना फोकस पर। जब हमने वस्तु को अनंत और C1 के बीच रखा यानी 2F1 के बीच रखा तो प्रतिबिंब बना F2 और 2F2 के बीच। जब हमने प्रतिबिंब को 2F1 पर रखा तो प्रतिबिंब बनेगा आपका C2 पर या 2F2 पर। जब प्रतिबिंब को हमने 4 नंबर यानी कि C1 2F1 और F1 के बीच रखा तो ये प्रतिबिंब बनने वाला है अनंत और 2F2 के बीच में। और जब वस्तु को प्रतिबिंब हमने फोकस पे रखा वस्तु को तो इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। और एक स्पेशल केस जो बनता है ये 6 नंबर इसी ओर बनता है। तो इसका प्रतिबिंब हम कल देखेंगे, किरण आरेख द्वारा देखेंगे इसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। थैंक यू।